हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, उस पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो है एक पॉटेड प्लांट लेना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इस बार पॉटेड प्लांट लेना है, ऐसा प्लांट लेना है जिसकी लीफ थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, तो लीफ आपको दिख रही है, लंबी है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, 3 डेज के लिए इसको हमको कहाँ पे रखना होता है, डार्क में रखना होता है। कहाँ पे रखना होता है, डार्क में रखना होता है। तो डार्क में रखने का पर्पस क्या है, डार्क में रखने का पर्पस ये है कि लीफ के अंदर जो स्टार्च बना है वो स्टार्च पूरा यूज हो जाए, मतलब हमारी लीफ क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए। क्लियर हो गया इतना। जब लीफ डी स्टार्च हो जाती है तो हमें इस पॉटेड प्लांट को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको हमको सनलाइट में रखना होता है। ठीक है ना। सनलाइट में कितने डेज के लिए रखते हैं, 4 डेज के लिए रखते हैं। क्लियर है इतना। अच्छा, अब ध्यान ये देना है कि इस बार सनलाइट में जब आप लोगों ने रखा है तो हमको एक जो है ग्लास का जार लेना है, कांच का एक जार लेना है, और इस जार के अंदर हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भर लेना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सॉल्यूशन क्यों भरते हैं, रीज़न ये है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस का नाम, तो आप लोग क्या बताओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतना। अच्छा, अब क्या करोगे कि कॉर्क में थोड़ा सा छेद करोगे, और पत्ती का आधा भाग जो है कॉर्क जार के अंदर और आधा भाग जार के बाहर रहेगा। इस पूरे सिस्टम को आप लोग कहाँ पे रख दोगे, सनलाइट में रख दोगे 4 डेज के लिए। ठीक है ना, सनलाइट में 4 डेज के लिए रखोगे, फोटोसिंथेसिस अगेन होगी। हम मानते हैं कि लीफ में चलो 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए जो कि बाहर की तरफ है, जिसको सनलाइट भी मिल रही है और जिसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। लेकिन पार्ट बी को सनलाइट तो मिल रही है बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इतना क्लियर है आपको। अब देखो, आपको 4 दिन के बाद इस लीफ को यहाँ से बाहर निकालना है और लीफ को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद वही स्टेप क्या करना होता है, आपको 2 जार लेना होता है। ठीक है ना, 2 बीकर लेने होते हैं। ये 2 बीकर लेने हैं। एक जो है आपको लार्ज बीकर लेना होता है। लार्ज बीकर के अंदर क्या भरते थे आप लोग, लार्ज बीकर के अंदर आप लोग भरते थे वाटर। इसके अंदर क्या भरते थे, इसके अंदर भरते थे वाटर। ठीक है ना, लार्ज बीकर है तो लार्ज बीकर के अंदर आप लोगों को क्या भरना होता था, वाटर भरना होता था। और इसी के अंदर आप लोग क्या लेते थे, एक स्मॉल बीकर लेते थे। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, स्मॉल बीकर है। और स्मॉल बीकर में क्या भरते थे आप लोग, जो स्मॉल बीकर है, स्मॉल बीकर के अंदर आप लोग क्या भरते थे, एथेनॉल भरते थे। ठीक है, इसके अंदर क्या भर लेते थे, एथेनॉल भर लेते थे। क्लियर है इतना। हम्म। फिर आप लोगों ने जो लीफ को प्लग किया है, उस लीफ को यहाँ पे हम लोगों को डाल देना है, छोटे वाले बीकर में डाल देना है। और जो लार्ज बीकर है, इसको हमको स्प्रिट लैम्प या बुनसेन बर्नर लगा करके हमको इसको बॉयल करना है। वाटर बॉयल होगा हमारा, एथेनॉल बॉयल होगा। एथेनॉल बॉयल होगा, लीफ का क्लोरोफिल धीरे 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 उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब लीफ हमारी क्या हो जाएगी, डी कलराइज हो जाएगी। बेटा, जब लीफ डी कलराइज हो जाएगी, यहाँ से इसको हमको बाहर निकाल लेना है। ठीक है ना, लीफ को बाहर निकाल लेना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लीफ को बाहर निकाल लिया गया है। और लीफ को बाहर निकालने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली कि इस पे आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। जब आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो जो पार्ट जो है स्टार्च बनाया होगा, जिस पार्ट में स्टार्च बना होगा वो ब्लू ब्लैक कलर रिटेन करेगा। जिस पार्ट में स्टार्च नहीं बना होगा वहाँ पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो पार्ट ए जो है, जो कि सनलाइट के कांटेक्ट में था। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो पार्ट है जो कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में था, तो यहाँ पे स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ है। और जब स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ है तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर रिटेन करेगा। लेकिन पार्ट बी में कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं बनता है, क्योंकि सनलाइट तो पड़ रही थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही थी। तो कन्फर्म हो गया एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, इसके लिए ऐसा प्लांट लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स होगी। अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होती है, वेरीगेटेड लीव्स,
वेरीगेटेड लीव्स का मतलब ऐसी लीव्स जिसमें डिफरेंट कलर होता है, लीव्स विथ डिफरेंट कलर दैट आर नोन एज वेरीगेटेड लीव्स। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल में देखा होगा, मनी प्लांट तो सभी लोगों ने देखा है, मनी प्लांट। और क्या देखा है आप लोगों ने, क्रोटॉन, क्रोटॉन है, कोलियस है, ठीक है, क्रोटॉन हो गया, कोलियस हो गया। तो ये सभी वेरीगेटेड लीव्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो लीफ दिखलाई गई है ये क्रोटॉन की लीव्स है। इसमें आप लोग देख सकते हो बीच में ग्रीन पार्ट है, मतलब बीच में क्लोरोफिल है और साइड साइड में क्लोरोफिल नहीं है, ठीक। करना क्या है हमको, सबसे पहले वही 3 डेज के लिए हमको प्लांट को डार्क में रखना होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो लीफ में स्टार्च बना है वो पूरा ख़त्म हो जाए, लीफ डी स्टार्च हो जाए। फिर हमको प्लांट को बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद आपको सनलाइट में 4 डेज के लिए रखना होता है। सनलाइट में रखने के बाद लीफ को तोड़ते हैं हम लोग, और तोड़ने के बाद उस पर आयोडीन, तोड़ने के बाद उसको हम लोग दो बीकर में, एक लार्ज बीकर होता है, एक स्मॉल बीकर होता है। लार्ज बीकर में वाटर भरा होता है, स्मॉल बीकर में एथेनॉल भरा होता है। एथेनॉल वाले बीकर में हम लोग लीफ को डाल करके उसको डीकलराइज करते हैं। जब लीफ हमारी डीकलराइज हो जाती है फिर लीफ को वहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, और निकालने के बाद उस पर आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि बीच में ग्रीन पार्ट था, तो स्टार्च इसका मतलब यहाँ पे बना होगा क्योंकि यहीं पे क्लोरोफिल था, लेकिन बाहर क्लोरोफिल नहीं था तो बाहर स्टार्च नहीं बना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्ट अंदर वाला है इसमें जो है ब्लू ब्लैक कलर रिटेन करेगा आयोडीन सोल्यूशन के प्रेजेंस में, लेकिन बाहर वाला पार्ट ब्लू ब्लैक कलर रिटेन नहीं करता है। क्लियर हो गया इतना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है प्लांट्स में। तो देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है ये कहाँ पे होता है, साइट क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। लेकिन ये अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाई जाती है, पूरे पत्ती में पाया जाता है। तो जानते रहिए, जैसे अब अगर हम लोग पत्ती को देखेंगे, लीफ को देखेंगे, तो बेटा इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हो आप लोग एपिडर्मिस बोलते हो। इतना क्लियर है आपको। जब आप लोग इसका टी एस काटोगे, मतलब चाहे ऐसा काट लो चाहे एस, टी एस काटो चाहे एल एस काटो, तब आपको कुछ लेयर्स दिखलाई देंगे। यहाँ पे एल एस दिखलाया गया है। ये लेयर्स कौन कौन से दिखलाई देते हैं, जब ऐसा काटते हैं तो हमको अलग अलग लेयर दिखलाई देती है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कौन कौन सी लेयर दिखलाई देती है हम लोगों को। सबसे पहले तो अपर एपिडर्मिस देख सकते हो आप लोग, ये पूरी क्या हो गई, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। और नीचे की तरफ वाला पार्ट क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया, और लोअर क्यूटिकल होती है। आप लोग देख रहे हो कि नीचे मैंने क्या दिखाया है, गार्ड सेल्स दिखलाया है और स्टोमेटा दिखलाया, स्टोमा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टोमेटा यहाँ पे मैंने दिखलाया। क्या कुछ पत्तियों में स्टोमेटा ऊपर भी होते हैं, तो थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में। कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट, ठीक है ना। तो मोनोकॉट जैसे वीट है, मेज है, जिसमें सीड में 1 कॉटिलेडन होता है, इसमें लीफ पतली होती है और पैरेलल वेनेसन होता है, पढ़ा था। डाइकॉट लीफ जैसे ग्राम है, पी है, तो ये सभी क्या होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं। और इनके लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन होता है। कैसा वेनेसन होता है, रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जितनी मोनोकॉट लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, जितने अपर सरफेस पे पाए जाएंगे उतने ही लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे। लेकिन डाइकॉट लीव्स जो होती है उसमें स्टोमेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। स्टोमेटा की संख्या कहाँ पे पाई जाती है, लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी, लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाई जाएगी। तो आप लोग को ये दिखलाया गया, तो मतलब ये लोअर सरफेस पे स्टोमेटा दिखलाया गया है। यहाँ से आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि ये हमारी पत्ती कैसी है, डाइकॉट लीफ है। क्लियर हो गया इतना। तो एपिडर्मिस के नीचे आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी लेयर है। पैलिसेड लेयर है, जो रेक्टेंगुलर शेप की सेल्स आपको दिख रही है। ये कौन सी लेयर की दिख रही है, पैलिसेड लेयर की दिख रही है, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप। और इसके नीचे कुछ आपको ओवल शेप की सेल्स दिख रही हैं, दैट इज नोन एज द स्पंजी लेयर। और दोनों के अंदर आप लोग देखोगे तो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखलाई दे रहा है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है,
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो गई, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब पैलिसेड लेयर में भी होगा और स्पंजी लेयर में, और दोनों लेयर क्यूटिक एपिडर्मिस के नीचे पाई जा रही है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में हो गई। अब नीचे हम लोगों ने देखा स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो आप लोग एक चीज़ और देखो कि पैलिसेड लेयर और स्पंजी लेयर को साथ में हम लोग क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल। तो आप लोग ये भी बता सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर बात यह आए कि क्लोरोप्लास्ट जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे, क्लोरोप्लास्ट हमारे मीजोफिल सेल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं बेटा, मीजोफिल सेल में होते हैं। तो देखिए कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है ना, चाहे आप लोग देखो स्टोमेटा नीचे से एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो कहाँ पे आएगा, ये मीजोफिल सेल में आएगा ना, स्पंजी सेल में आएगा या पैलिसेड सेल में आएगा, तो मीजोफिल सेल हमने साथ में कह दिया। और मीजोफिल सेल से कहाँ पे पहुँच गया, क्लोरोप्लास्ट में पहुँच गया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे देखो, ऐसे समझो जो है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया तो कहाँ आएगा, स्पंजी लेयर में आएगा, कहाँ आएगा, मीजोफिल से कहाँ आएगा, पैलिसेड लेयर में आएगा। दोनों को हम लोग साथ में क्या कह दिया, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और फिर क्लोरोप्लास्ट में पहुँच गया। इसी तरीके से वाटर जो है, तो वाटर के कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, जाइलम में जाएगा, और जाइलम पत्तियों तक पहुँचाता है। पत्तियों में कहाँ पे पहुँचाएगा, मेसोफिल सेल में पहुँचाएगा, और मेसोफिल सेल से फिर ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अमीबा में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पे डाइजेशन हो पाए, तो डाइजेशन कहाँ पे होता है इनका, फूड वैक्यूल में होता है। और जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन जब हम लोग अमीबा को ड्रॉ करेंगे, देखो बेटा ये अमीबा है, ये अमीबा है, तो इसमें जो है आप लोग देखोगे कि पीछे की तरफ ये यहाँ पे बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, और ये किससे सराउंडेड होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से सराउंडेड होती है। ये किससे सराउंडेड होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया से सराउंडेड होंगी। समझ में आ रहा है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये हमारे पास क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, अमीबा चूंकि सिंगल सेल्ड है तो वाटर इनके बॉडी में आएगा और वाटर बाहर निकलेगा, तो वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। देख रहे हो बॉडी के बैक साइड में है, और किससे सराउंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया से सराउंडेड है। क्लियर हो गया इतना। तो ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल, और इसमें देखो मेन आप लोगों को कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन सा न्यूट्रिशन होता है और डाइजेशन कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में। अभी हम डाइजेशन बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे अमीबा अमीबा अपने फूड को कैप्चर कैसे करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। किसके थ्रू करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। और स्यूडोपोडिया होते क्या हैं, इन्हें हम लोग फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। फॉल्स फीट का मतलब झूठे पैर हो गया, झूठे पैर का मतलब पैर बनते और बिगड़ते रहते हैं।